नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम आज की मुलाकात। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम के जरिए आपकी मुलाकात कराते हैं किसी खास शख्स से, और आज हमारे सामने जो शख्स हैं वो खास इस मायने में है कि जितनी बार वो विधायक बने 9 बार के विधायक हैं और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। 38 साल से लगातार विधायक हैं और अनेक बार मंत्री भी बन चुके हैं। 2017 से लेकर के इधर तो लगातार मंत्री हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। हमारे सामने है सुरेश खन्ना जी, जो कि वित्त और संसदीय कार्य मंत्री हैं, हनुमान जी के भक्त हैं और वो हमारे सामने हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत संघर्ष किया सर आपने शुरुआत में, लेकिन एक बार जो आपने दौड़ लगाई फिर आप पीछे मुड़ करके आपने नहीं देखा। कैसे किया ये करिश्मा? कैसे, क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? ईश्वर की कृपा है, बहुत बड़ी है हमारे ऊपर, और मेहनत तो है और क्षेत्र वालों की बड़ी अनुकंपा है कि उन्होंने लगातार हमारी हर परिस्थिति में हमको स्वीकार किया। आपने 1977 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB किया। जी हाँ। फिर उसके बाद चुनाव लड़े। जी हाँ, उसके बाद 1980 में चुनाव लड़े थे जी, और उसमें सफल नहीं हुए। जी, 85 में फिर से चुनाव लड़े, उसमें भी सफल नहीं हुए। जी, 89 में पहली बार मैं विधायक बना जी। और तब से मैं विधायक हूँ। 1980 में सबसे पहले आपने चुनाव लड़ा, लोकदल पार्टी से चुनाव लड़ा। क्या चीज़ थी जो आपको लोकदल की ओर करीब ले गई? मैं शुरू से अपोजिशन फैक्शन में रहा जी, और उस वक्त के लोग जो साथ में लोग रहते हैं, उस वक्त विचारधारा कम, संगी साथियों का महत्व ज़्यादा था। जी, तो उस समय हम उन लोगों के साथ थे जो लखनऊ विश्वविद्यालय में भी उन्हीं के साथ थे, उन लोगों के। और 1977 में मेरी उम्र नहीं थी, मात्र 23 साल की उम्र थी उस समय से। लेकिन जब 80 में जैसे ही उम्र हुई जी, वैसे चुनाव लड़ा गया। क्या कारण थे जो आप RSS में आए? क्या? लोकल राजनीति ऐसी थी। जी, और वैसे भी कि जो हमको एक अनुशासित पार्टी चाहते थे कि अनुशासित पार्टी हो, इसमें पार्टी लाइन पे काम हो, तो मैंने बीजेपी चुना 81-82 में जी। और तब से मैं बीजेपी में हूँ। आपने उस समय चुनाव जीता जिस समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही थी। 1989 में जब आपने चुनाव जीता, उसके बाद से मंदिर मस्जिद का मामला हुआ, कल्याण सिंह की सरकार चली गई, लेकिन आप चुनाव जीतते रहे। क्षेत्र की जनता से जीवंत सतत संपर्क जी, और हर तरह से शाहजहानपुर की जनता के लिए समर्पित थे पूरी तरह से। लेकिन 2004 में क्षेत्रीय जनता तो लगातार आपको चुनती रही। 2004 में आपने लोकसभा में भी हाथ आजमाया, लेकिन जी, सफलता पार्टी ने तैयारी नहीं थी। जी, पार्टी ने कहा चुनाव लड़ना है, इसलिए फाइट किया। 1991 में पहली बार आप मंत्री बन गए। जी, राज्य मंत्री बने, नगर विकास के मंत्री बने और तमाम मुख्यमंत्री के साथ में आपने कल्याण सिंह जी के साथ में, राम प्रकाश गुप्ता जी के साथ मंत्री रहे और योगी जी के साथ, माननीय राजनाथ सिंह के साथ में भी रहे और मायावती जी के साथ भी रहे। जी, जी। और वर्तमान में योगी जी के साथ में मंत्री हैं। तो कितना लंबा और कितना सफर हो गया मंत्री का, और कैसा रहा ये सारा अनुभव आपका? देखिए, यहाँ तो समर्पण भाव से राजनीति करना था, समर्पण भाव से सेवा करनी थी जनता की। तो जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने दी उसको कोशिश की कि पूरी शिद्दत के साथ निभाएं, और मुझे खुशी है कि मैं जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी ताकत से उसको बेहतर करने का प्रयास किया। 2017 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की फुल फ्लेज की सरकार बनी, 325 विधायक आए, तो आपको महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। जी, तो कैबिनेट, दो कैबिनेट के पद आपको दिए गए और साथ में संसदीय कार्य मंत्री भी आपको बनाया गया। जी। तो कैसा रहा वो अनुभव? मैंने कहा ना कि पार्टी के एक जिम्मेदार सिपाही होने के नाते जी,
जो जिम्मेदारी दी गई उसे निभाया, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी नगर और विकास भी आपके पास अर्बन डेवलपमेंट के रूप में। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगस्त 2019 में जी मेरा विभाग फाइनेंस कर दिया जी और उस संग में मेडिकल एजुकेशन भी दिया। मेडिकल एजुकेशन जी जी तो वो 22 तक चला, चुनाव तक। जी चुनाव के बाद फिर मेरे पास फाइनेंस रहा और पार्लियामेंट्री अफेयर्स रहा, और इस समय भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स है और फाइनेंस है। और आप हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। जी हाँ। आपने शाहजहांपुर में 104 फीट ऊंची ये मूर्ति लगवाई, आपने वादा किया था, वो वादा पूरा किया? नहीं, वो तो हनुमान जी की कृपा से ही हुआ है, बिल्कुल। वो अपने आदमी के बस की बात नहीं है, वो बड़ा टास्क था और उन्हीं के आशीर्वाद से और कृपा से हुआ। शाहजहांपुर की जनता आपको भरपूर प्यार देती है, लगातार 37 साल से प्यार दे रही है, 38वां साल चल रहा है। क्या वो जादू किया है आपने अपनी जनता पर जिससे कि दूसरे विधायक भी सीख सकें और उस चीज़ को अपना सकें और वो भी अपना कैरियर इतना लंबा स्ट्रेच कर सकें? जनता के बीच में सिंसियरिटी, जी जनता को ये लगे कि ये हमारे प्रति संजीदा है, ये हमारे प्रतिनिधि बनने के लायक हैं, जिम्मेदार हैं, जो काम लेते हैं उसको पूरा करते हैं। कोशिश यही करते हैं कि जो भी जिम्मेदारी लें उसको ठीक प्रकार से निभाएं। कुछ ऐसे काम जो आप गिना सकें कि आपने शाहजहांपुर के लिए ये लैंडमार्क वर्क किए? शाहजहांपुर के बहुत से काम किए, जी एक नहीं। शाहजहांपुर के जितने बड़े काम हैं जी वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में संभव हुए। हम तो लगातार पूरी सिंसियरिटी के साथ जुटे रहे, लेकिन उपलब्धि तभी होती है कि जब सत्ता हो, बिल्कुल। क्योंकि विकास तो पैसे से होता है, खाली बातों से विकास होता तो हम तो बहुत पहले द्वारकापुरी बसा देते हैं। हम 2002 से 2007 की राजनीति की बात करें तो बड़ी उठापटक वाली रही। सरकार टूटी, बनाई, बसपा की सरकार टूटी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, आप भी उस समय थे। तो क्या था पूरा घटनाक्रम, अगर कुछ उसमें आपकी कैसी? देखिए जी, जब भी गठबंधन की सरकारें बनती हैं जी तो उसमें चूंकि विचारों में बहुत एकता तालमेल नहीं हो पाता, तो वो सरकार के संग भी था। और 2003 में एकदम से ये फैसला लिया गया मायावती जी के द्वारा कि चुनाव कराएंगे। जी हालांकि उसके पहले माननीय टंडन जी समर्थन वापस लेने की चिट्ठी दे चुके थे। जी उसके बाद श्रीमान मुलायम सिंह यादव आ गए। बहरहाल वो एक पार्टी की सरकार नहीं थी, अलग अलग विचारधारा के लोग उसमें शामिल थे और कोशिश बीजेपी के लोगों ने बहुत की कि वो चल जाए, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। नतीजा ये हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई 2003 में जी और 7 तक वो सरकार चली। उसमें फिर हम अपोजिशन में आ गए जी और अपोजिशन में भी जब रहते थे तो भी अपना एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाते जो भी हम कर सकते थे अपने क्षेत्र के लिए जी। वो हमने किया। 2027 के चुनाव नज़दीक हैं सर, अगले साल जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? देखिए, हम लोग 5 साल तैयारी करते हैं। जी एक चुनाव समाप्त हुआ, दूसरे चुनाव की तैयारी। हमारे लिए चुनाव कोई वैसा इवेंट नहीं है कि हम केवल चुनाव में सक्रिय हों और बाकी समय सक्रिय ना हो। हम हमेशा सक्रिय रहते हैं। 2027 का चुनाव आप किस तरह देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या 2017 रिपीट करेगी? बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, इसलिए जनता मन बनाए बैठी है जी चाहे जब चुनाव, कि यही सरकार ठीक है। योगी जी के नेतृत्व में यही सरकार को कंटिन्यू करना चाहिए, ये पब्लिक परसेप्शन है। आप जब चुनाव में जाते हैं, यूँ तो आप शेरो शायरी के लिए जाने जाते हैं। हमने विधानसभा में बहुत बार जब आप बजट प्रस्तुत करते हैं तो शेरो शायरी आपकी सुनी है मैंने, लेकिन चुनाव में आप गए तो आपने पूरा गाना ही सुनाना शुरू कर दिया लोगों को। हम लाए हैं मुश्किल से क्राइम से निकाल के यूपी को। हाँ। क्या था सर गाना?
हम लाए हैं अपराध से यूपी निकाल के, जी। इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल के। तो ये आपका एकदम अलग अनोखा अंदाज है कि आप गाना भी सुना देते हैं लोगों को। शेर शायरी के भी आप बहुत शौकीन हैं, मैंने जी देखा हाँ। विधानसभा में अक्सर वहाँ पर आप लोगों को अपनी शेर शायरी से मात दे देते हैं। कोई जो सबसे बढ़िया शेर आपको याद आ रहा हो, आपका सबसे मन पसंदीदा, आपके बिल्कुल दिल के करीब का शेर? यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही ख्वाब मेरा है। जी। दिया जला के रोशनी कर दूं दिया जहां अंधेरा है। बसपा की राजनीति को कैसे देख रहे हैं इस समय? बहन जी को मौका मिला था जी। 5 साल पूरे सरकार चलाई। 2007 जनता ने दोबारा जब मैंडेट की बात आई जी। तो जनता ने मैंडेट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो वादे किए गए थे जी। उस कसौटी पर वो खरी नहीं उतरी। जनता न भूलती है न माफ़ करती। समाजवादी पार्टी को सत्ता दी गई, पूरे 5 साल चलाई, लेकिन 2 साल में ही श्रीमान अखिलेश यादव जी इतने अनपॉपुलर हो गए जी। कि 12 में सत्ता मिली और 14 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 80 में से 73 सीटें एनडीए को मिल गई। उनको पूरा मौका मिला था, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने उसको जो कुछ सत्ता समर्थन मिला था वो जनता की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। लेकिन 2024 में उन्होंने बाजी पलट दी सर। 2024 में लोकसभा चुनाव में एक गलत प्रचार के आधार पर जी। कि संविधान बदल देंगे। जी। आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है सांसदों के, अगर हम काउंटिंग करें तो। जी जी, ये तो है, जी। लेकिन उसकी बुनियाद क्या है? सर, वित्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है, क्योंकि अगर आपने खुद ही एक्सेप्ट किया कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वादे बेकार हैं, आप उस काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। कितना महत्वपूर्ण विभाग है ये और कितने अच्छी तरीके से इसको अपने काम कर पा रहे हैं? देखिए, जब से योगी सरकार आई है जी सर, तब से फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है जी। और जब से मैं इस विभाग का प्रभारी बना तब से फिजूल खर्ची रुकी है। जी। मितव्ययता के साथ हम अपने ज़रूरी खर्चों को करते हैं और उसमें भी कोशिश ये करते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। जी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रोजगार का सृजन होता, जी। नई संपत्तियों का सृजन होता और उपलब्धियां सामने दिखाई पड़ती। हर क्षेत्र में जो लीकेज थी उसको चेक किया गया और कोशिश ये की गई कि परफॉर्मेंस बेस्ड हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता की अदालत में ये स्वीकार्य हो गया, क्योंकि 5 साल सरकार चलाने के बाद 37 साल के अंतराल के बाद योगी जी की सरकार रिपीट हुई। हाल में आपने हिंदुजा ग्रुप से एमओयू साइन किया है और एक बहुत ही यूनिक चीज़ है कि उसमें आप ब्रॉडबैंड को और गांव तक ले जा रहे हैं जिससे रोजगार उत्पन्न हो सके। क्या है पूरा ये एमओयू? देखिए, कई वर्षों से ये सोचा जा रहा था जी कि हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके उसके गांव तक पहुंचा दें, जी। लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से उसमें 3-4 साल से सफल नहीं हो पाई। जी। उसमें जो लोग प्राइवेट एंटरप्रेनर्स, जो लोग इस क्षेत्र में रुचि रखते थे, उसमें हिंदुजा ग्रुप की, हिंदुजा एक बहुत बड़ा बिग हाउस है जी इंडस्ट्रियल, और उनके जो एक सबऑर्डिनेट कंपनी है, उनकी सहयोगी कंपनी है जी। उसमें और हमारे स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन में एक एग्रीमेंट हुआ कल, और वो एग्रीमेंट यह है कि हम 8,000 से 10,000 लोगों को जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर बनाएंगे जी। और इंटरनेट कनेक्टिविटी ख़ास तौर से गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। ब्रॉडबैंड को और स्ट्रेंथन करते हुए जी। न्याय पंचायत स्तर तक पहुंचाएंगे और हर हालत में
टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से ज़मीन पर उतार देंगे। उसके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। आप लोग एफडीआई लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जापान और कई देशों के दौरे पर थे, तो कितना सफल रहा ये दौरा और कितना इन्वेस्टमेंट, कितना एफडीआई आया अपने पास? देखिए, उत्तर प्रदेश की ख्याति देश और दुनिया में बहुत अच्छी है जी। डबल इंजन की सरकार मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छी सरकार चल रही है। लगातार डेवलपमेंट का पहिया तेजी से घूम रहा है। हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है जी। हमारा जो आर्थिक पैमाना है जीएसडीपी के माध्यम से, जी। उसके लिए भी हम बधाई दे देंगे अपने खास तौर से जितने भी सहयोगी हैं उनको, और मुख्यमंत्री जी को भी विशेष रूप से कि जिन्होंने इस स्थिति में लाने के लिए अथक प्रयास किया। और हर तरह से हमारी जो जीएसडीपी है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है जी। और यही सबसे बड़ा पैमाना होता है सरकार की आर्थिक स्थिति को नापने का। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन सर, विपक्ष आरोप लगाता है कि पिछली बार कहा गया 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, एफडीआई आया, लेकिन धरातल पर नहीं उतरा। 12 लाख करोड़ रुपए के जी। इन्वेस्टमेंट धरातल पर भी उतरे जी। और उसमें से 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो इन्वेस्टमेंट था वो आज प्रोडक्शन दे रहा है। आपका जो राजकोषीय घाटा है, बिल्कुल आपने 2.94% यानी कि करीब 3% के अंदर रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि देश का जो 4.5% है उससे काफ़ी कम है, यानी कि आपने अनुशासन से इसमें काम चलाया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है देश से, अगर हम तुलना करें तो क्या कहें? 1,09,000 जी। और 31 मार्च के बाद हम उम्मीद करते हैं कि 1,20 हो जाएगी, 1,30। लेकिन अभी भी देश की बात करें तो 2,05,000 है और हम तीसरे स्थान पर आते हैं सर। इसके पीछे बहुत बड़ा परिश्रम भी है, समर्पण भी है। जी। मोदी जी देखिए, बिना रुके बिना थके इतने साल में उन्होंने 25 बरस हो गए, जी। कोई छुट्टी नहीं ली। बिल्कुल। योगी जी अपने पिताजी की जब डेथ हुई थी तो उनके लिए कर्तव्य पहले था। जी। तो ये सब चीज़ें प्रेरणा देती हैं और यही सब चीज़ें रिजल्ट भी देती हैं। आज उत्तर प्रदेश का जो देश और दुनिया में एक नाम है तो वो गुड गवर्नेंस के आधार पर है। लेकिन सर, सवाल ये है कि जो आपका ऋण है, लोन है, वो बहुत ज़्यादा, उसका इंटरेस्ट पे करने में काफ़ी पैसा चला जाता है। और ये भी विपक्ष आरोप लगाता है कि पीएसयू के माध्यम से भी आप लोन लेते हैं, जो कि बजट में दिखाई नहीं देता है। कहना तो ठीक नहीं है जी। हम तो जो भी लोन लेंगे वो तो उसमें आएगा ही। और हमने अब की पहली परंपरा ये भी डाली योगी सरकार में कि हमने बजट पेश करने से पहले जी अपनी फाइनेंशियल स्थिति का पूरी तरीके से खुलासा किया कि ये हमारी स्थिति है। आज मुझे कहते खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जो ऋणग्रस्तता थी, जो कभी कुछ 34% हुआ करती थी, जी आज लगभग 27%। और आने वाले भविष्य में ये और घटेगी। तो ये ऋणग्रस्तता हमारी घट रही है, जीएसडीपी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। जी। उत्तर प्रदेश में जो डीजल और पेट्रोल है उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है, यूपी की सबसे कम टैक्स है। हम टैक्स की बात कर लेते हैं सर। जीएसटी की अगर हम बात करें तो जो जहां जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो लोग जीएसटी में अपना शेयर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। क्या यूपी भी उस मांग से सहमत है कि उसका आपका भी शेयर बढ़ना चाहिए? देखिए, फाइनेंस कमीशन तय करता है जी। और उसके पूरे पैरामीटर्स बने हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट्री है। जी। अब जब से उत्तराखंड अलग हो गया तब से एक सघन वनीकरण तो नहीं हुआ, हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन वृक्षारोपण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। जी। योगी सरकार में वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर हुआ, लगभग 42 करोड़ वृक्षारोपण हर साल एक नया रिकॉर्ड बनता है। जी। और उसको मान लेना चाहिए।
16th फाइनेंस कमीशन के सामने हमने ये बात रखी भी थी कि दे शुड एडमिट, लेकिन उन्होंने जो हमारा हिस्सा क्वांटिफाई किया, जी अब वो उनकी समझ में जो आया उन्होंने किया, लेकिन हम उम्मीद ज़्यादा की करते थे। यही बात थी, बिल्कुल ठीक कहा कि उम्मीद ज़्यादा की, थोड़ा बढ़े तो और अच्छे से काम यहाँ पर किया जा सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर आप लंबे समय से काम करें और सबसे बड़ी बात है कि आपने 8 बार लगातार बजट प्रस्तुत किया। आप दूसरे ऐसे विधायक हैं, मंत्री हैं, जिन्होंने इतने लंबे समय तक बजट पेश किया, तो क्या लगता है कि आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे? ये क्या कह सकते हैं, जब तक जो पार्टी जिम्मेदारी देगी वो करेंगे। जी हम लोग ज़्यादा इस पर नहीं सोचते हैं। अच्छा, हम विधानसभा की बात करें। विधानसभा में क्या चुनौतियां पेश आ रही हैं, क्योंकि अब तो चुनावी ईयर है, अभी आपने 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट प्रस्तुत किया। अब विपक्ष अपनी बात कहता है, जिसमें आलोचना नहीं करनी चाहिए उसमें भी आलोचना करते हैं जी, और जबकि हमारी पार्टी भी और हमारी सरकार भी सबको साथ में लेके चलना चाहती। जी विपक्ष को अपने रवैये पर सोचना चाहिए। विपक्ष कहा यह जाता था कि एक आदर्श होता कि अगर लंबे समय तक विधानसभा चलती, लेकिन इधर देखा जा रहा है कि विधानसभा का पीरियड काफ़ी कम हो गया है। देखिए, पीरियड कम हुआ जी, लेकिन ये देखिए कि जो विधानसभा 11 से 5 तक चलना चाहिए, जी हम रात में 9 बजे तक चलाते हैं। ये बात ठीक है। कई बार तो रात भर चली, तो इसलिए 24 घंटे तक चली। उसको हम कहीं ना कहीं कंपनसेट करते हैं। संसदीय की समितियों की बात करें सर, तो कहा जा रहा है कि समितियों की बात नहीं सुनी जा रही है। समितियों का जो विधेयक पर अब चर्चा नहीं होती है, बिना चर्चा के ही पास कर लिया जाता है। ये शिकायत है लोगों की। जब से मैं हूँ तब से जो चाहे सो चर्चा करे। और विधानसभा में कई 100 लोग इस बार सामान्य बजट पे बोले, कई 100 लोग। चलिए सर, समय समाप्त हो रहा है। आखिरी में चलते चलते आप अपने मन की बात कैसे कहना चाहते हैं वो कह दीजिए। देखिए, राजनीति में हम लोग पद की लालसा से नहीं आए जी, कि पद पाके हम सत्ता का भोग करेंगे। उद्देश्य तब भी ये था कि हम दूसरों की ज़िंदगी को कुछ न कुछ बेहतर बनाने के लिए जी 2-4% ही सही उसमें परिवर्तन लाने के लिए एक समर्पित भाव से काम करते हैं। जी। और मैं समझता हूँ कि जीवन का लक्ष्य यही है कि कहीं न कहीं दूसरे की ज़िंदगी को कुछ न कुछ बेहतर बनाने में सहयोग करें, यही उद्देश्य है। क्या चीज़ है जो छूट गई है और उसको आप पूरा करना चाहते हैं? आपको लगता है कि ये भी होना चाहिए? देखिए, हम एक सहयोगी की भूमिका में हैं जी, और पार्टी की जो पॉलिसी है वो विकासोन्मुख है पूरी तरीके से, और टेक्नोलॉजी युक्त विकास जी, हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी सुधार हुआ है। जी, तो चाहते तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश को एक सर्वोत्तम प्रदेश बनाया जाए, जी। और उसमें योगी जी भरसक प्रयास भी कर रहे हैं और पूरे शिद्दत के साथ। आपने इस चुनावी वर्ष का आखिरी बजट पेश किया सर, 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट किया, लेकिन पूंजीगत ढांचे को बढ़ाने के लिए उसमें ज़्यादा पैसे दिए, जबकि राजनीतिक पार्टियां आखिरी साल में लोक लुभावन बजट प्रस्तुत करती हैं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? हमने देखिए, हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है जी, 59,326 करोड़ रुपए का हमारा रेवेन्यू सरप्लस है। रेवेन्यू सरप्लस का मतलब यह है कि जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जी, वो रेवेन्यू आय से कम है। तो इसलिए 59,000 करोड़ रुपए का हमारा सरप्लस स्टेट जो है रेवेन्यू प्लस सरप्लस स्टेट है। जी, और आज हम उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है उसमें। जी, और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संतुष्ट रहें, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और प्रदेश की प्रगति हो। इसी उद्देश्य से राजनीति में आए, उसी उद्देश्य में एक समर्पण भाव से लगे। आप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा सवाल ये कि इस समय हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो तीसरे नंबर पर है कंट्रीब्यूशन के मामले में देश में। देखिए, हमारी GSDP जो बढ़ी जी, उसमें 30,25,000 करोड़ का
जीएसडीपी है इस समय, जी और उम्मीद करते हैं कि सत्र के आखिर में जब मूल्यांकन उसका होगा तो हम काफ़ी आगे खड़े होंगे। और लगातार बढ़ रहा है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। जी हम बजट का लगभग 20% कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैपिटल इन्वेस्ट ये जो है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ये नए रोजगार सृजित करता है, नई परिसंपत्तियाँ सृजित होती हैं। जी। सर समय समाप्त हो गया कुल है। मिला के उत्तर जी। प्रदेश एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। सर समय समाप्त हो गया है। चलते चलते बस हमारे दर्शकों, आज की खबर के जो दर्शक हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए तो यही है कि ज़िंदगी का असली मकसद सेटिस्फेक्शन है अपना। अगर किसी शेर के माध्यम से अपनी बात समाप्त कर सकें तो। गीता के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक है जी कि यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम् और स्वकर्मणा तमभ्यर्चा सिद्धिम विदन्ति मानवा। अर्थात हम जो जिंदगी का उद्देश्य है कि किसी न किसी रूप में सेवा करें, जी स्वाभाविक कर्मों से सेवा करें, उसी में संतुष्टि है। और अल्टीमेटली लाइफ का सुप्रीम सेटिस्फेक्शन यही है। दूसरों की सेवा करना। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। आपने आज की खबर से बात की। तो ये हैं सुरेश खन्ना साहब, जो बता रहे हैं कि आप दूसरों की सेवा करें, यही सबसे बड़ा सुख है और यही सुख आपको संतुष्टि भी प्रदान करता है। तो आप हमें दीजिए इजाज़त। हमारी टीम के साथ में हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।